नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके सामने लाए हैं 12वीं कक्षा के अंग्रेजी के पाठ्य पुस्तक रेनबो पार्ट 2 के कविता भाग का प्रथम कविता, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। एक बहुत ही बेहतरीन लव पोएम जो कि जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं ऐसा आशा करता हूँ कि इस कविता को समझने के लिए आपको अन्य कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कविता में ओल्ड इंग्लिश का प्रयोग किया गया है, जिसका भी मैंने उल्लेख इसी पीडीएफ में किया हुआ है। तो आइए सबसे पहले उस ओल्ड इंग्लिश के शब्दों को देख लेते हैं। जैसे पहला वर्ड है गो, GOE। गो मीन्स जाना होता है, जिसको हम आधुनिक तौर पर GO गो लिखते हैं। MEE मी, जो पुरानी स्पेलिंग था मी का MEE, और मॉडर्न स्पेलिंग में हम उसे मी लिखते हैं ME मी, मतलब मुझे। तीसरा है सन, SUNNE सन मीन्स सूर्य, जिसको हम मॉडर्न इंग्लिश में SUN सन लिखते हैं। और भी देखिए फियर, FEAR फियर, जिसको हम FEAR फियर लिखते हैं, जिसका मतलब होता है डर या भय। ही पहले HEE लिखा जाता था, जबकि अब वर्तमान में हम HE ही का प्रयोग करते हैं। WEB जो अब WEB बन गया है ना। विंड WIND पहले लिखा जाता, जबकि अभी हम इसको WIND का प्रयोग करते हैं। वियरीनेस, जिसका हिंदी अर्थ होता है थकान या ऊब, जो अब WEARINESS बन गया है। इसी तरह आप देख सकते हैं सेल्फ, हैथ जो पहले HATH होता था, अब उसे हम हैज़ लिखते हैं। बिलीव को अब हम बिलीव BELIE भी लिखते हैं। ऐड AEED को ऐड कर दिया गया है। ज्वाइन JOINE को JOIN कर दिया गया है। सॉल SOUL का हो गया, जो कि पहले SOULE था। दी THEE, दी का मतलब होता है तुम्हें, जिसको हम मॉडर्न इंग्लिश में यू कहते हैं। डाई पहले DE लिखा जाता था, और अब इसे हम DIE लिखते हैं। हाफ HALFE, हाफ को अब हम HALF हाफ लिखते हैं। जर्नीज, जिसको हम वर्तमान समय में जर्नी JOURNEY लिखते हैं, इसमें से ई को हटा दिया गया है। आवर, ई को हटाकर HOUR कर दिया गया है। और बिप, जिसको हम बिप कर दिए। और भी देख सकते हैं ओल्ड इंग्लिश में THEE, दी का मतलब यू होता था, जो ऑब्जेक्टिव केस में होता था। डाई DYE को डाई कर दिया। हाफ, जर्नी, आवर, द और बिप ETC, है ना। तो कविता को शुरू करने से पहले इन शब्दों के बारे में जानना ज़रूरी था, नहीं तो बच्चे समझ जाते हैं कि गलत स्पेलिंग लिखा हुआ है कविता में, जिसके कारण वे इस कविता के भाव को समझ नहीं पाते हैं, जबकि इसमें ओल्ड इंग्लिश का प्रयोग किया गया है और वर्तमान में हम सब मॉडर्न इंग्लिश का प्रयोग करते हैं। तो आइए कविता को शुरू करते हैं, और सबसे पहले इसके लेखक परिचय को हम समझेंगे। और पैराग्राफ 1 से, जॉन डन, जिनका जन्म हुआ था 1572 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1631 ईस्वी में। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्न में कि जॉन डन का जन्म कब हुआ है और उनकी मृत्यु कब हुई है। तो याद रखिएगा, जॉन डन का जन्म हुआ था 1572 में और मृत्यु हुई थी 1631 ईस्वी में। द पायनियर का मतलब होता है मार्गदर्शक, अगुआ, ठीक है। तो बोलता है द पायनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ रिलकल एंड सेटायरिकल वर्स। बोलता है कि जॉन डन, जिनका जन्म हुआ था 1572 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1631 में, एक पायनियर थे, अगुआ थे, है ना, अग्रदूत थे। ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ रिलकल एंड सेटायरिकल वर्स, एक नए प्रकार के गीतात्मक और व्यंग्यात्मक कविता के,
जिसे हम मेटाफिजिकल के नाम से जानते हैं, वाज बोर्न इन लंदन। इनका जन्म हुआ था लंदन में इनटू अ प्रोस्पेरस मीन्स होता है समृद्ध, रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ ट्रेडर्स मीन्स व्यापारी। तो बोलता है मेटाफिजिकल का भी हिंदी समझते हैं। मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक कवि। तो बोल रहा है द पायनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटायरिकल वर्स, एक नए प्रकार के गीतात्मक और व्यंग्यात्मक कविता के अगुआ थे या कह सकते हैं प्रवर्तक थे, जिनका जन्म लंदन में हुआ था एक समृद्ध रोमन कैथोलिक व्यापारी परिवार में। ट्रेडर्स मीन्स व्यापारी होता है। तो इनका जन्म एक समृद्धशाली या समृद्ध रोमन कैथोलिक व्यापारिक परिवार में हुआ था ऑफ ट्रेडर्स एट अ टाइम, एक वैसा समय भेन इंग्लैंड, जबकि इंग्लैंड बाज स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक, जबकि इंग्लैंड में कैथोलिकों का कड़ा विरोध था। तो इसको हिंदी को हम समझेंगे कि जॉन डन, जिनका जन्म हुआ था 1572 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1631 में, ये मेटाफिजिकल पोएट के नाम से यानी आध्यात्मिक कवि के नाम से इनको जाना जाता है। और प्रश्न में यह कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। तो मेटाफिजिकल नामक एक नए प्रकार के गीतात्मक और व्यंग्यात्मक कविता के प्रवर्तक थे। उनका जन्म लंदन में एक समृद्ध रोमन कैथोलिक व्यापारी परिवार में हुआ था और उस समय जब इंग्लैंड कैथोलिकों का कड़ा विरोधी था। अब देखिए यहाँ पे रोमन कैथोलिक के बारे में समझेंगे। तो रोमन को कैथोलिक के बारे में बताया गया है कि रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म यानी क्रिश्चियन धर्म की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी शाखा है। ईसाई धर्म कई हिस्सों में बटा हुआ है, लेकिन रोमन कैथोलिक खुद को मूल और सबसे पुराना चर्च मानते हैं, जिसकी शुरुआत ईसा मसीह के शिष्य सेंट पीटर ने की थी। रोमन कैथोलिक चर्च का सर्वोच्च नेता पोप होता है, जो वेटिकन सिटी इटली में बैठते हैं। कैथोलिकों का मानना है कि पोप ईसा मसीह यानी जीसस क्रिस्ट के प्रतिनिधि के रूप में चर्च का मार्गदर्शन करते हैं। तो ये रोमन कैथोलिक के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दिया गया है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन न रहे। अगला पैराग्राफ देखते हैं। पैराग्राफ 2 में बताया जा रहा है कि जॉन डन was forced to leave Oxford University without a degree because of his religion. जॉन डन को अपने धर्म के कारण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यानी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ा बिना डिग्री लिए ही, क्योंकि इनका जो धर्म था जिसको हम रोमन कैथोलिक कहते हैं, उस समय इंग्लैंड में इसका काफ़ी विरोध था। इस कारण से जॉन डन को अपने धर्म के कारण ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय बिना डिग्री प्राप्त किए ही छोड़ना पड़ा। अगला पैराग्राफ देखेंगे। ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी। उन्होंने कानून की पढ़ाई की और धर्मशास्त्र का भी अध्ययन किया। अब थियोलॉजी क्या है, धर्मशास्त्र क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो थियोलॉजी, जिसका हिंदी होता है धर्मशास्त्र, यह एक ऐसा विषय है जिसमें ईश्वर के स्वरूप, धार्मिक मान्यताओं, पवित्र ग्रंथों, जैसे कोई भी धर्म हो सकता है, उससे संबंधित जो पवित्र ग्रंथ हैं, बाइबल, गीता, कुरान, और धर्म के सिद्धांतों का गहराई से और वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है। तो धर्मशास्त्र के प्रमुख बिंदु यानी थियोलॉजी के प्रमुख बिंदु की बात करें तो इसमें बताया जाता है ईश्वर का अध्ययन। इसमें भगवान के अस्तित्व और उनकी शक्तियों के बारे में तर्क दिए जाते हैं। पवित्र ग्रंथों का विश्लेषण, इसमें धर्म ग्रंथों के सही अर्थ और समाज पर उनके प्रभाव को समझा जाता है। और आध्यात्मिकता, यह मनुष्य और भगवान के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है। तो आशा करते हैं आपको धर्मशास्त्र यानी थियोलॉजी के बारे में समझ में आया होगा। अगला पैराग्राफ देखते हैं। ही आल्सो पार्टिसिपेटेड इनटू नेवल एक्सपेडिशन। नेवल एक्सपेडिशन का मतलब होता है नौसैनिक अभियान।
तो बोल रहा ही आल्सो पार्टिसिपेटेड, यानी इन्होंने 2 नौसैनिक अभियानों में भी भाग लिया। एंड बिकेम, और बने सेक्रेटरी, सेक्रेटरी का मतलब होता है सचिव, और एक सचिव बने टू अ पावरफुल नोवेल, ए जॉब ही लॉस्ट व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सेक्रेटरी मैरिंग हिज पैट्रन्स नीस। देखिए बोल रहा उन्होंने 2 नौसैनिक अभियानों में भाग लिया और एक शक्तिशाली कुलीन व्यक्ति, कुलीन का मतलब होता है सभ्य पढ़ा लिखा, कुलीन व्यक्ति के सचिव बने, लेकिन अपने संरक्षक की भतीजी से गुप्त विवाह करने के कारण उन्हें थोड़े समय के लिए जेल जाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने चुपके से विवाह कर लिए थे। इनका जो आश्रयदाता थे, जिनके घर में नौकरी करते थे सचिव का, उन्हीं की भतीजी से, और जिसके कारण इनकी नौकरी भी चली गई। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, याद रखिएगा कि चुपके से शादी कर लिए थे अपने आश्रयदाता के भतीजी से, जिसके कारण इन्हें कुछ समय के लिए जेल जाना पड़ा और इनकी नौकरी भी चली गई। इन 1615 एट द एज ऑफ 42, बोल रहा 1615 ईस्वी में 42 साल की उम्र में जॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च एंड soon became one of the greatest preacher of his time। बताया जा रहा कि 1615 में 42 वर्ष की आयु में जॉन डन ने एंग्लिकन चर्च में पादरी पद स्वीकार किया था और शीघ्र ही अपने समय के महानतम उपदेशकों में से एक बन गए। तो याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है कि जॉन डन कितने वर्ष की उम्र में पादरी बने थे। तो इसका आंसर होगा एट द एज ऑफ 42, 42 साल की उम्र में इन्होंने ऑर्डिनेशन को एक्सेप्ट किया था और अपने समय के महानतम उपदेशकों में से एक बन गए थे। अगला पैराग्राफ में बोला जा रहा, इन लव रिलीजियज्म डन ब्रोक कंप्लीटली विद द पेट्रार्चन ट्रेडिशन, इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कोलोक्वल टोन। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है पेट्रार्चन ट्रेडिशन। तो पहले इस पैराग्राफ को हम समझेंगे, उसके बाद पेट्रार्चन ट्रेडिशन क्या है इसके बारे में भी समझेंगे। तो बोल रहा इन लव रिलीजियज्म, तो बोल रहा प्रेम गीतों में डन ने पेट्रार्चल परंपरा को पूरी तरह तोड़ दिया और बौद्धिक तथा बोलचाल की शैली को अपनाया। इनकी एक कविता थी जिसका नाम था लव रिलीजियज्म। जॉन डन जो है उस कविता में पूरी तरह से तोड़ दिया था जो पेट्रार्चन ट्रेडिशन था, जो पेट्रार्चन पद्धति था, उसको पूरी तरह से तोड़ दिया था और एक नया प्रकार का बौद्धिक और बोलचाल वाली शैली को अपनाया था और उसी में कविता लिखने का शुरुआत इन्होंने किया था। अब समझेंगे पेट्रार्चन ट्रेडिशन क्या है। तो देखिए पेट्रार्कीय परंपरा क्या है। तो बताया जा रहा है पेट्रार्कीय परंपरा प्रेम कविता की वह शैली है जिसकी शुरुआत फ्रांसेस्को पेट्रार्क, जो कि इटली देश के थे, ने की थी। इसमें प्रेम को आदर्श और दुख पूर्ण रूप में दिखाया जाता है और कभी अप्राप्त, यानी जिसे प्राप्त न किया जा सके, तो कभी अप्राप्त और दूर की प्रेमिका की अतिशयोक्ति प्रशंसा करते। अतिशयोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर, और अपने प्रेम दुख विरह व तड़प को व्यक्त करता है। आगे बताया जा रहा है कि हिज लव पोएम्स यूज द लेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी टू हैमर होम। हैमर होम एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी बात को पूरी तरह स्पष्ट और पुख्ता कर देना। जिस प्रकार हम हथौड़े से बार बार कील ठोककर कील को फिक्स कर देते हैं, उसी प्रकार हैमर होम का मतलब होता है किसी बात को बार बार कहकर पूरी तरह से स्पष्ट कर देना या किसी के मन में बैठा देना। तो बताया जा रहा है हिज लव पोएम, इनकी जो प्रेम पे आधारित कविताएं थे, यूज द लेटेस्ट डिस्कवरी, जो आधारित होती थे लेटेस्ट डिस्कवरीज, आधुनिक खोजों पे। किसका खोज? तो बोल रहा साइंस एंड ज्योग्राफी, जो कि हैमर होम करता था, यानी स्पष्ट करता था ए पॉइंट, किसी मुद्दे को, एंड कंबाइन पैशन विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग,
तो इसका हिंदी अर्थ देखेंगे कि उनकी प्रेम कविताएं विज्ञान और भूगोल की नवीन खोजों का उपयोग करके अपने विचार को प्रभावी बनाती है और उनमें भावनात्मक प्रेम के साथ शब्दों तथा बुद्धि की चतुर छेड़छाड़ भी होती है। देखिए बोल रहा इंटेलेक्चुअल टीजिंग, जिसको हम छेड़छाड़, टीज मिस होता है किसी चीज़ का छेड़छाड़ करना, चिढ़ाना होता है, ऐसे टीज का मतलब किसी को। नेक्स्ट बोला जा रहा है डन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सेटायर्स एंड द एलिजीज एंड सरमन्स। बोलता है जॉन डन को मुख्य रूप से इनके सॉन्ग्स, सोनेट्स, सेटायर्स, एलिजीज एंड सरमन्स के लिए जाना जाता है। तो अब एक एक करके समझेंगे कि ये सोनेट क्या है, सेटायर क्या है, एलिजीज क्या है। तो सोनेट क्या है इसके बारे में बताया जा रहा है कि सोनेट, तो बोलता है सोनेट एक 14 पंक्तियों की कविता होती है जिसमें प्रेम, सौंदर्य, समय, जीवन या दर्शन जैसे विषय होते हैं। और सोनेट 2 भागों में बटा होता है जिसे हम ऑक्टेव और सेस्टेट बोलते हैं। तो शुरुआत के 8 लाइन को ऑक्टेव बोलते हैं और अंतिम की 6 लाइन या पंक्ति को सेस्टेट बोलते हैं। शुरुआती के 6 लाइन में किसी समस्या के बारे में बताया जाता है और अंत के 6 लाइन में उस समस्या का समाधान बताया जाता है। तो सोनेट क्या होता है? तो सोनेट एक 14 पंक्तियों की कविता होती है जिसमें प्रेम, सौंदर्य, समय, जीवन या दर्शन जैसे विषय होते हैं। दूसरा सेटायर, जिसको हम व्यंग कविता या गद्य बोलते हैं। तो बोलता है सेटायर वह रचना होती है जिसमें हास्य, व्यंग, कटाक्ष के माध्यम से समाज, राजनीति या व्यक्ति की बुराइयों को उजागर किया जाता है, यानी किसी चीज़ की बुराई को हास्यपद तरीके से, व्यंगपूर्ण तरीके से लोगों को सामने लाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे एलेजी, जिसे हम शोक गीत कहते हैं। तो शोक गीत क्या होता है? तो एलेजी ऐसी कविता होती है जो किसी की मृत्यु, दुख या शोक को व्यक्त करती है। और अगला है सरमन, जिसको हम धार्मिक उपदेश। तो सरमन वह धार्मिक भाषण होता है जिसमें नैतिक शिक्षा, ईश्वर और जीवन मूल्यों की बातें कही जाती है। तो आशा करते हैं आपको ये 4 जो शब्द हैं सोनेट, सेटायर्स, एलिजीज और सरमन्स, ये क्लियर हुआ होगा। अगला पैराग्राफ देखते हैं जेन्यून पोएटिक फीलिंग, जिसको बोलते हैं सच्ची काव्य भावना। हार्श मीटर्स, कठोर छंद, स्ट्रेंड यानी खींचे हुए, एंड बिम्सिकल इमेजेज, विचित्र बिंब, उनकी सभी, है ना। बोल रहा है कैरेक्टराइज ऑल हिज पोएटिक क्रिएशन। तो बोलता है सच्ची काव्य भावना, कठोर छंद, खींचे हुए विचित्र बिंब, स्ट्रेंड एंड बिम्सिकल इमेजेज, कैरेक्टराइज, कैरेक्टरिस्टिक्स में होता है विशेषता, खासियत। तो यहाँ पे बोलता है कैरेक्टराइज, ये विशेषता बताती है, इनके काव्य रचना की विशेषता है। यानी जब ये कविताएं लिखते थे तो इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते थे। जेन्यून पोएटिक फीलिंग यानी सच्ची काव्य भावना, हार्श मीटर, कठोर छंद, स्ट्रेंड एंड विम्सिकल इमेजेज, विचित्र और खींचे हुए कर सकते हैं, इमेज प्रस्तुत करते थे और ये इनकी कविता की विशेषता होती थी। इसके बारे में तो पहले ही बात हो चुका है जो ओल्ड इंग्लिश था उसमें। तो आइए अब यहाँ से कविता का शुरुआत करते हैं, जिस कविता का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो पहला जो स्टांजा है, जो पहला पैराग्राफ है, जिसमें कवि जो है अपनी प्रेमिका को छोड़कर कहीं दूसरे जगह पे जा रहे हैं, या कह सकते हैं नौसैनिक अभियान पे जा रहे हैं, और जिस जुदाई को लेकर इनकी प्रेमिका काफ़ी दुखी है, काफ़ी हतोत्साहित है और वो विलाप कर रही है। तो जॉन डन उन्हें समझाते हुए, विदाई का कारण बताते हुए लिखते हैं। तो बोल रहे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर बियरीनेस ऑफ दी। तो दी का मतलब पहले ही बता दिया गया आपको, दी का मतलब यू होता है, और बियरीनेस का जो मॉडर्न इंग्लिश में जो स्पेलिंग है उसको भी बता दिए हैं, और GOE गो को हम गो समझेंगे। तो बताया जा रहा स्वीटेस्ट लव यानी मेरी सबसे प्यारी महबूबा, आई डू नॉट गो फॉर बियरीनेस ऑफ डी, यानी मैं
तुमसे दूर इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे ऊब चुका हूँ या थक चुका हूँ। तो स्वीटेस्ट लव अपनी वाइफ को समझाते हुए, मनाते हुए बताते हैं कि स्वीटेस्ट लव, मेरी प्यारी महबूबा, मैं तुमसे दूर इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे ऊब चुका हूँ या थक चुका हूँ। नोर इन द होप, और ना ही इस आशा में, द बर्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। MEE, मी का मतलब आप समझिएगा, ME ओल्ड इंग्लिश में लिखा हुआ, और फिटर का मतलब होता उपयुक्त, है ना। तो बोल रहा नोर इन द बर्ड, नोर इन द होप, ना ही इस उम्मीद में, ना ही इस आशा में कि इस दुनिया में मुझे तुमसे कोई बेहतर प्यार करने वाला मिलेगा। इसका हिंदी अर्थ देखेंगे तो बोल रहा और ना ही इस उम्मीद में है, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ कि इस दुनिया में मुझे तुमसे बेहतर कोई प्यार देने वाली मिल जाएगी, है ना। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई दूसरी औरत मिल गई है, मैं उसके लिए तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा कि बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट, दस बाई फेंड डेथ टू डाई। बोल रहा बट सिंस, लेकिन चूंकि, दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, और DY डाई यहाँ पे DIE है, तो बोल रहे हैं लेकिन चूंकि अंत में मुझे मरना ही है, तो दिस बेस्ट, तो ये उपयुक्त रहेगा, अच्छा रहेगा, टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, है ना। तो क्यों ना मैं छोटी जुदाई के बहाने, फेंड यानी नकली मौत के बहाने, नकली मौत के, नकली डेथ के बहाने मरने का नाटक करूं, झूठ मूठ का नाटक करूं। तो बोल रहा है टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस बाई फेंड डेथ टू डाई। लेकिन चूंकि अंत में मुझे मरना ही है, तो बेहतर है कि मैं छोटी जुदाई के बहाने नकली मौत के लिए खुद को तैयार करूं, है ना। ऐसा बताया जा रहा है कवि के द्वारा। तो देखिए कवि बोल रहे हैं कि लेकिन अंत में, चूंकि अंत में मुझे मरना ही है, तो बेहतर है कि मैं छोटी जुदाई के बहाने यानी नकली मौत के लिए खुद को तैयार करूं, जिससे जब वास्तविक में मौत आए तो उतना तकलीफ न हो। तो इस सेंटेंस को फिर से समझेंगे, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन अंत में एक दिन हमें मरना है, दिस बेस्ट, तो यह सबसे उपयुक्त रहेगा, टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, तो बोल रहा हंसी हंसी में मैं खुद को तैयार करूं उस असली मौत के लिए, है ना, नकली तरीकों के द्वारा, 10 बाई फेंड डेथ टू डाई। तो देखिए बोल रहा लेकिन चूंकि अंत में मुझे मरना ही है, तो बेहतर है कि मैं छोटी जुदाई के बहाने यानी नकली मौत के लिए खुद को तैयार करूं। अगला स्टांजा देखेंगे जिसमें कवि सूर्य का उदाहरण देते हैं और अपनी प्रेमिका को समझाते हैं। बोल रहा स्टर्ड नाइट, स्टर्ड नाइट मतलब स्टर्डे नाइट, द सन बेंट हेंस एंड इट इज हेयर टुडे। बोल रहे हैं कल रात यानी कल शाम सूर्य यहाँ से चला गया था और देखो आज वह फिर वापस आ गया। यानी कवि सूर्य के जाने और आने से बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार कवि जो है गया था कल और फिर आज सुबह वापस आ गया, उसी प्रकार मैं भी शीघ्रता से जाऊंगा और फिर वापस चला आऊँगा। तो बताया जा रहा है स्टर्ड नाइट यानी कल रात या कल शाम, द सन वेंट हेंस, चूँकि सूर्य कल चला गया था, एंड इट इज़ हेयर टुडे, आज वापस वो फिर सुबह में वापस चला आया है, उसी तरह मैं भी जाऊंगा और तुरंत वापस आ जाऊंगा, तो इसलिए तुम टेंशन मत लो। ही हैथ, हैथ का मतलब हैज होगा यहाँ पे, है ना, पहले ही बता दिए हैं। तो ही हैज़ नो डिजायर नोर सेंस नोर हाफ सो शॉर्ट अवे। अब देखिए सूर्य के बारे में बताया जा रहा है कवि के द्वारा कि सूर्य के पास न तो कोई इच्छा है, न ही भावना है, और न ही सूर्य को आने का छोटा रास्ता पता है, यानी ना ही उसे कोई शॉर्ट रास्ता पता है, ना ही उसकी कोई इच्छा है आने का, और ना ही उसका कोई भावना है, यानी उसका आने का कोई उद्देश्य नहीं है। फिर भी सूर्य जाता है और शीघ्रता से वापस आ जाता है, जबकि मेरे पास आने का उद्देश्य है, मेरे आने का कारण तुम है, मैं जाऊंगा और मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा सूर्य से भी जल्दी। नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला जा रहा देन फियर्स नोट मी,
तो तुम मेरे बारे में मत सोचो, मेरे बारे में चिंता मत करो, बट बिलीव दैट, बल्कि विश्वास करो कि आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी, कि मैं उससे भी तेज गति से यात्रा करूंगा, सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्श देन ही, क्योंकि मेरे पास तुमसे मिलने की तड़प के पंख और प्रेरणा है। तो तड़प के पंख का मतलब हुआ, यहाँ पे साधन का बात किया जा रहा है ना, कि यहाँ पे जो विंग्स का प्रयोग किया गया है वो कविता में वो साधन है ना, साधन और शक्ति का प्रयोग किया गया है कि सूर्य के पास आने जाने का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं पता है और उसके पास शॉर्टकट आने जाने के लिए कोई साधन जैसे कि बस हो गया, कार हो गया, इसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे विंग्स का मतलब हुआ साधन, शक्ति और साधन। तो कवि बोल रहे हैं कि देन फियर्स नोट मी, तो तुम मेरे बारे में मत डरो, बट बिलीव दैट, बल्कि विश्वास करो कि आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी, कि मैं सूर्य से भी तेज गति से यात्रा करूंगा और उससे भी शीघ्र लौटूंगा, सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्श देन ही, एच डबल ही का मतलब आज होता है एच ई ही, क्योंकि मेरे पास तुमसे मिलने की तड़प के पंख और प्रेरणा है। अगला पैराग्राफ में कवि मनुष्य की कमजोरी को व्यक्त करते हैं और बताते हैं कि ओह हाउ फीवर इज मैंस पावर। इसमें कवि अफसोस करते हुए बताते हैं कि ओह हाउ फीवर इज मैंस पावर, इंसान की शक्ति कितनी कमज़ोर है। दैट कि इफ़ गुड फॉर्चून फॉल, कि यदि इंसान का अच्छा समय चल रहा होता है, कैन नॉट एड अनदर हावर नोर अ लॉस्ट हावर रिकॉल। तो इसमें कवि बोल रहे हैं कि यदि इंसान का अच्छा समय चल रहा होता है तो उस अच्छे समय में एक अतिरिक्त घंटा नहीं जोड़ सकता है, नोर अ लॉस्ट हावर रिकॉल, और ना ही अपने अच्छे बीते हुए पल को वापस ला सकता है। तो इसमें इंसान कितना मजबूर है, इसमें इंसान कितना कमज़ोर है, उसकी कमज़ोरी को व्यक्त किया गया है कविता में, कवि के द्वारा, इन पंक्तियों के द्वारा। और बोला जा रहा कि ओह, अफसोस कर रहे हैं यहाँ पे कवि और बोल रहे हैं ओह इंसान की शक्ति कितनी कमज़ोर है कि अगर उसका अच्छा समय आए तो वह उसमें एक घंटा भी नहीं जोड़ सकता और न ही बीते हुए पल को वापस ला सकता। नेक्स्ट देखेंगे बट कम बैड चांस, लेकिन जब बुरा वक्त आता है, लेकिन जब बुरा समय आता है, एंड वी ज्वाइन इट, तो हम इसे ज्वाइन करते हैं, टू इट आवर स्ट्रेंथ, यानी जब बुरा वक्त आता है तो हम अपनी पूरी ताकत, पूरी शक्ति उसे दे देते हैं, एंड वी टीच इट आर्ट, और हम उसे कला सिखाते हैं, एंड लेंथ, और उसे लंबा कर देते हैं, या अपनी सारी शक्ति उसको दे देते हैं, इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि लेकिन जब बुरा वक्त आता है, यानी अच्छे समय को ना तो व्यक्ति बढ़ा सकता है और ना ही जो बीत गया अच्छा समय उसको वापस लाता है, लेकिन जब मनुष्य का बुरा समय आता है तो हम उसे अपनी पूरी ताकत, यानी उसकी चिंता में हम अपना पूरा ताकत खो देते हैं और उसे अपनी पूरी शक्ति देकर उसे और बढ़ा देते हैं, उस दुख को और लंबा कर देते हैं और उसे खुद पर हावी होने का मौका देते हैं। देखिए बोल रहा है एंड वी टीच इट, हम इसे सिखाते हैं आर्ट, कला एंड लेंथ, और इसे लंबा कर देते हैं, इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, है ना, और उसे खुद पे हावी होने का मौका देते हैं, है ना, ताकि वो ऐसा लगता है कि जो बुरा वक्त है वो जल्दी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अगला पैराग्राफ में कवि जो है जुदाई के दर्द को बयां करते हैं, यानी पेन ऑफ सेपरेशन को बताते हैं और कहते हैं कि व्हेन द साइस्ट नोट बिंड बट साइस्ट माई सॉल अवे। साय मिस होता आ भरना, है ना, रोना, विलाप करना। तो कवि बोल रहा भेन दौ का मतलब यू, बोल रहा भेन दौ साइस्ट, जब तुम आ भरती हो, इस तरह से विलाप करती हो, क्रंदन करती हो, रोती हो, दाव साइस्ट नोट बिंड, तो तुम हवा के रूप में अपने
सांस को नहीं खींचती हो, यानी तुम्हारे सांस से हवा अंदर बाहर नहीं होता है, बट साइस्ट माई सॉल अवे, बल्कि तुम्हारे सांस के द्वारा मेरी आत्मा तुम्हारे सांस बनकर अंदर बाहर होता है ना। तो कवि का यहाँ पे भाव समझिएगा कि कवि किस प्रकार के भाव को व्यक्त करना चाहते हैं। बोल रहा भेन दाव साइस्ट, है ना, जब आप विलाप करते हैं, रोते हैं, दाव साइस्ट नोट बिंड, तो आप हवा के रूप में अपने सांस को अंदर बाहर नहीं करते हैं, यानी सांस के रूप में हवा को अंदर बाहर नहीं करते हैं, बट साइस्ट माई सॉल अवे, बल्कि उसमें मेरी आत्मा को आप अंदर बाहर करते हैं। यानी जब इस प्रकार से आप विलाप करते हैं, आप आहें भरती हैं, तो आपका ये रोना, ये विलाप करना मुझसे मेरी आत्मा को दूर ले जाती है। देखिए इसका हिंदी अर्थ समझेंगे। बोल रहा है जब तुम आहें भरती हो तो तुम सिर्फ हवा नहीं छोड़ती हो, यानी हवा को अपने सांस के द्वारा इनहेल मतलब सांस को अंदर लेना और एक्सेल मतलब सांस को छोड़ना, अंदर बाहर नहीं करती हो, बल्कि मेरी आत्मा को मुझसे दूर खींच लेती हो। यानी तुम्हारे सांस में हवा के जगह पे मेरी आत्मा अंदर बाहर होती है। अगला लाइन देखेंगे, वेन द बिप्स्ट अनकाइंडली काइंड माई लाइफ ब्लड डॉट डीके, है ना, डीके मतलब होता है सड़ना, सूख जाना या नाश होना, और लाइफ ब्लड मतलब यहाँ पे खून का बात किया जा रहा है, और डॉट मतलब कण होता है, और भेन द मतलब यू, अभी बताए हैं कि भेन द बिपिस्ट, जब तुम रोती हो, अनकाइंडली काइंड यानी इतना निर्दयता पूर्वक, इतना दर्द में जब तुम रोती हो, माई लाइफ ब्लड डॉथ डीके, तो मेरे जीवन के खून को सुखा देता है तुम्हारा ये रोना, है ना। तुम जब इतना निर्दयता पूर्वक रोती हो तो इससे मेरा जीवन रक्त यानी मेरा खून सूखने लगता है ना। तो भाव को समझेंगे, भेन द बिप्स्ट अनकाइंडली काइंड, जब आप इतना निर्दयता पूर्वक रोती हो, तुम इतना निर्दयता पूर्वक रोती हो, आहें भरती हो, विलाप करती हो, तो ऐसा लगता है कि तुम रोती हो तो लेकिन तुम्हारे रोने के कारण मेरे जीवन का खून यानी मेरे शरीर के अंदर जो खून है वो सूखने लगता है। तो इस प्रकार से तुम रो विलाप मत करो। तो देखिए हिंदी लिखा हुआ, जब तुम रोती हो तो तुम्हारा यह प्यार भरा दर्द मेरे जीवन के खून को सुखा देता। नेक्स्ट देखेंगे, इट कैन नॉट बी, यानी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मुमकिन नहीं है, दैट द लवेस्ट मी एज द सेस्ट, कि ऐसा नहीं मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसा कि तुम कहती हो एक तरफ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और अभी तुम इतना क्रंदन कर रही हो, रो रही हो, विलाप कर रही हो, इफ इन दाई माई लाइफ द बेस्ट द आर्ट द बेस्ट ऑफ मी। देखिए बोला जा रहा है कि एक तरफ तो तुम मुझे कहती हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और एक तरफ मुझे तुम रोकर मेरे जाने के समय मुझे तुम उदास कर रही हो, है ना, और तुम मुझे कहती हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, और तो तुम मुझे बहुत प्यार करती हो तो तुम्हारे अंदर मेरा ही हिस्सा है, तो रो कर उसे बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम मेरे अस्तित्व का सबसे श्रेष्ठ हिस्सा हो। यानी मेरा जो अस्तित्व है, मेरा जो एग्जिस्टेंस है, उसका तुम सबसे श्रेष्ठ हिस्सा हो। यहाँ पे कभी कहना चाह रहा है कि एक तरफ तो तुम मुझे कहती हो कि मुझसे बहुत प्यार करती हो और एक तरफ मेरे जाने पे तुम मुझे रोकर उदास कर रही हो, और मेरे जाने के बाद मेरा ध्यान तुम्हारे तरफ ही होगा, मेरा मन उस काम में नहीं लगेगा। तो मेरे तुम्हारे अंदर भी मेरा अंश है और मेरे अंदर तुम्हारा अंश है। तो कभी यहाँ पे कह रहे हैं कि एक तरफ तो ऐसा है कि तुम मुझे खुश देखना चाहती हो और अभी मेरे जाने पे, मेरी जुदाई पे तुम इतना रो रही हो, तो ऐसा मत करो क्योंकि तुम्हारे अंदर भी मेरा हिस्सा है। तो देखिए हिंदी समझेंगे इसका, यह मुमकिन नहीं कि तुम मुझसे प्यार करती हो जैसा कि तुम मुझसे कहती हो, अगर तुम खुद को जो मेरा ही हिस्सा हो रो कर बर्बाद कर रही हो, क्योंकि तुम मेरे अस्तित्व का सबसे श्रेष्ठ हिस्सा हो। अगला पैराग्राफ में संतावना और मिलन देखेंगे, कॉन्सोलेशन एंड यूनिटी। बोल रहे हैं, लेट नो दाई डिवाइनिंग हर्ट फॉर थिंक मी एनी इल। देखो डिवाइनिंग मतलब होता है पवित्र,
है ना। अब फोर थिंक मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में पहले से सोचना। एनी इल मतलब होता है कोई बुरी बात, कोई बुरी चीज़। तो बोल रहा है लेट नो दै डिवाइनिंग हार्ट, अपने इस पवित्र दिल में, अपने इस मासूम दिल में कुछ भी बुरा मत सोचो। देखिए बोल रहा अपने इस मासूम दिल को मेरे बारे में कुछ भी बुरा या शुभ सोचने मत दो, है ना। तुम जो सोच रही हो कि हम जाएंगे तो हमें कुछ हो जाएगा, हम वापस लौट कर नहीं आएंगे, है ना, तो इसके लिए तुम इतना रो रही हो, बिलाप कर रही हो। तो लेट नो दैट डिवाइनिंग हर्ट फॉर थिंक मी एनी इल, अपने इस मासूम दिल को मेरे बारे में कुछ भी बुरा या अशुभ सोचने मत दो। ये तुम्हारा जो हृदय है बहुत ही पवित्र है। डिवाइनिंग हर्ट देखिए प्रयोग किया गया। डिवाइनिंग का मतलब स्वर्गीय होता है, ईश्वरीय होता है और पवित्र होता है। तो अपने इस पवित्र दिल में मेरे लिए कुछ भी बुरा मत सोचो। क्यों नहीं सोचो? तो देखिए आगे बताया जा रहा, डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, है ना। डेस्टिनी में सोता भाग्य, किस्मत। तो बोल रहे हैं कवि कि कहीं ऐसा ना हो कि भाग और किस्मत तुम्हारा पक्ष ले ले, तुम्हारी बात को सुन ले, मान ले, और तुम जो सोच रही हो वो सच ना हो जाए, है ना। यानी तुम जो बुरा सोच रही हो कहीं वो सच में ना हो जाए। तो देखिए बोल रहा है डेस्टिनी में टेक डाई पार्ट, डाई मतलब यू, योर होगा यहाँ पे, है ना। पोसेसिव एडजेक्टिव होगा यहाँ पे दाई। तो डेस्टिनी में टेक दाई, दाई मीन्स योर पार्ट, एंड मे दाई फियर्स, तुम्हारा जो डर है, फुलफिल मतलब पूरा हो जाए। तो बोल रहा कहीं ऐसा ना हो कि किस्मत तुम्हारी बात मान ले और तुम्हारे डर को सच कर दे। इसलिए मेरे बारे में कुछ भी बुरा मत सोचो, क्योंकि तुम्हारा दिल, तुम्हारा हृदय एकदम पवित्र है, स्वर्गीय है। बट थिंक दैट, बल्कि यह सोचो, दैट वी आर, कि हम हैं, बट टर्न असाइड, यानी हम एक ही जगह पे हैं लेकिन एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत में सिर करके सोए हुए हैं, टू स्लीप। देखिए बोल रहा बट थिंक दैट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, बट ऐसा सोचो, है ना, लेकिन ऐसा सोचो कि हम एक ही बिस्तर पर करवट लेकर सो रहे हैं, है ना, कहीं दूर नहीं है हम तुमसे, बल्कि तुम दाएं तरफ सोई हो और हम बाएं तरफ सोए हैं। तो बोल रहा एक दूसरे के विपरीत अपने सिर को करके सोए हुए हैं, यानी सिर्फ चेहरे अलग दिशा में हैं, बाकी सोए एक ही बिस्तर पे हैं, है ना। दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, बताया जा रहा कि वे लोग, वैसे लोग, हु वन अनदर कीप अलाइव, जो एक दूसरे को जीवित रखते हैं, जिंदा रखते हैं, नेवर पार्टेड भी, उन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता। तो कहाँ जिंदा रखते हैं? तो बोल रहा जो लोग एक दूसरे को अपने दिल में, अपने मन में, अपने हृदय में जिंदा रखते हैं वे कभी जुदा नहीं होते, यानी उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत जुदा नहीं कर सकती, है ना। तो बोल रहा दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड भी, यानी वैसे लोग जो एक दूसरे को अपने दिल में जिंदा रखते हैं, है ना, अपने हृदय में, अपने मन में, और उनका प्यार सच्चा होता, उन्हें दुनिया का कोई भी ताकत जुदा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कविता का मुख्य सार या थीम समझेंगे कि कवि हमसे क्या कहना चाह रहे थे। तो बताया जा रहा है कि यह कविता जुदाई में अमरता, जुदाई में अमरता की बात करता है कविता, और बोल रहे हैं कि कवि का तर्क है कि सच्चा प्यार शारीरिक मौजूदगी का मोहताज नहीं होता। अगर दो लोग आत्मिक रूप से जुड़े हैं, यानी दो लोग अपने आत्मा से जुड़े हैं, अपने मन से जुड़े हैं, न कि शरीर से जुड़े हैं, तो वे कभी अलग हो ही नहीं सकते, है ना। यानी ये कविता का भाव है जुदाई में अमरता, और कवि कहना चाह रहे हैं कि यदि दो लोग सच्चा प्यार करते हैं, अपने आत्मा से प्यार करते हैं, अपने मन से प्यार करते हैं एक दूसरे के, तो उन्हें दुनिया का कोई भी ताकत जुदा नहीं कर सकता। तो यहाँ इस कविता के देखिए आगे कुछ गहरे प्रतीक, यानी जो डीप सिंबल्स हैं, उनके भी छिपे अर्थ की व्याख्या दी गई है। जैसे एक शब्द आया था फेंड डेथ, फेंड डेथ यानी नकली मौत होता है, नकली मौत, जिसमें कवि ने बताया था कि हम नकली मौत का बहाना करेंगे और एक दूसरे से जुदा रहने का प्रयास करेंगे ताकि असली मौत जो आए तो हमें उतना तकलीफ ना हो। तो देखिए फेंड डेथ, तो बोल रहा है जॉन डन का मानना है कि जब प्रेमी एक दूसरे से अलग होते हैं
तो वह अनुभव मौत के समान, यानी उनका जो दर्द होता है एक दूसरे से अलग होने का, वो मौत के समान होता है, इसलिए इसमें वही अकेलापन और दर्द होता है। तो अर्थ में देखिए बोल रहा वे विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, यानी कवि जो है विदेश यात्रा पे या कह सकते हो नाविक नौसैनिक यात्रा पे जा रहे हैं और वे इसे मौत का अभ्यास कहते हैं। उनका मानना है कि यदि वे इस छोटी सी जुदाई को सह लेंगे, यानी मौत का जो नकली खेल वो खेल रहे हैं, यदि वो इसे सह लेते हैं तो अंत में आने वाली असली मौत उन्हें ज़्यादा विचलित नहीं कर पाएगी, है ना, ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगी असली जो मौत है। अगला देखिए प्रतीक था सन, सूर्य। तो सूर्य के बारे में क्या बताते हैं कवि, बोल रहा है कवि ने अपनी तुलना सूर्य से की है लेकिन खुद को सूरज से बेहतर बताया है। सूरज के बारे में बताते हैं कवि कि वह कल गया और आज वापस आ गया, जबकि उसके पास न कोई भावना है, न कोई मंजिल और न ही कोई प्रेम का, फिर भी वो जाता है और वापस आ जाता है। उसके पास आने जाने का कोई शॉर्टकट रास्ता भी नहीं है, उसके पास न कोई साधन है। तो कवि कहना चाहते हैं कि कवि कहते हैं कि उनके पास तो वापस आने का एक मजबूत कारण यानी उनकी प्रेम का है, यानी मेरे पास आने का एक मजबूत उद्देश्य, कारण और प्रेरणा तुम हो, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊँगा, इसलिए उनकी वापसी सूरज से भी तेज और निश्चित होगी। अगला देखेंगे वर्ड साइस्ट माई सॉल अवे, यानी आत्मा का खींच जाना। तो देखिए बोल रहे हैं कि उस समय के दर्शन में माना जाता था, यानी जिस समय कवि ने इस कविता को लिखा उस समय ऐसा माना जाता कि सांस ही जीवन की शक्ति है, सांस खत्म तो जीवन की शक्ति खत्म। तो इसमें कवि कहते हैं कि उनकी प्रेम का जब आहें भरती है तो वह केवल हवा बाहर नहीं निकाल रही, यानी हवा को अंदर बाहर नहीं करते अपने सांस के द्वारा, बल्कि कवि की आत्मा को अपने साथ खींच रही है और यह उनके बीच के उस गहरे जुड़ाव को दिखाता है जहां दोनों के प्राण एक दूसरे में बसे हैं। तो इसको समझेंगे साइस्ट माई सॉल अवे, है ना। तो इसके द्वारा कवि बताना चाहते हैं कि उनके और उनकी जो पत्नी है उनके बीच के उस गहरे जुड़ाव को दिखा रहा है इस वाक्य के द्वारा कि उनके बीच में गहरा आत्मीय प्रेम है ना। और अगला है टर्न असाइड टू स्लीप, यानी करवट लेकर सो जाना। तो कविता का ये सबसे सुंदर रूपक है, मेटाफर है। इस एग्जाम्पल के द्वारा, इस मेटाफर, इस रूपक के द्वारा कवि बताना चाहते हैं और कहते हैं कि जुदाई के डर को कम करने के लिए कहते हैं कवि कि हम अलग नहीं हुए हैं, बस कल्पना कर रहे हैं कि हम एक ही बिस्तर पर सो रहे हैं और हमने एक दूसरे की तरफ पीठ कर ली है। जैसे ही हम जागेंगे फिर मिल जाएंगे, हम फिर से एक दूसरे के सामने होंगे। तो कितना अच्छा रूपक का प्रयोग किया गया है कवि के द्वारा यहाँ पे कि हम एक दूसरे से दूर नहीं हैं, बल्कि मान लो कि हम एक दूसरे के विपरीत सिर करके सोए हुए हैं, एक ही बिस्तर पे नींद में हैं, और जब हम जागेंगे तो वापस हम एक दूसरे से मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ खास शब्द जो है उसका अर्थ दिया गया है। गो मीन्स जाना, तो कविता में गो का प्रयोग किया गया। कवि अपनी यात्रा पर जाने की बात कर रहे हैं। बियरीनेस यानी थकावट, थकावट शब्द का अर्थ है कविता में कि वह अपनी प्रेमिका से उबकर दूर नहीं जा रहे हैं। फेंड डेथ यानी फेंड मिस होता है बहाना करना, प्रिटेंड मिस बहाना करना, और डेथ मतलब मौत का। तो मौत का नकली बहाना, इस शब्द के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि विदाई को मौत का एक छोटा अभ्यास या नाटक बताया गया है, यानी जो जा रहे हैं तो उसमें मौत का एक छोटा सा नाटक किया जा रहा है, अभ्यास किया जा रहा है। स्टार नाइट मतलब कल की रात। तो स्टार नाइट के द्वारा कवि इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं, इसमें जो शब्द स्टार नाइट का प्रयोग किया गया है कि सूरज के डूबने और वापस आने के चक्र का उदाहरण है कि कल सूरज गया था और आज वापस सुबह आ गया है। हैत का प्रयोग तो बता ही हैज होता है। तो पुरानी अंग्रेजी में हैज के लिए प्रयोग किया जाता था हैथ। स्पर्श में होता है मोटिवेशन या इंसेंटिव, प्रेरणा। तो इसके स्पर्श का प्रयोग किया गया कविता में वापस आने की तीव्र इच्छा जो पंखों का काम करती है, और फीवल
का प्रयोग किया गया इंसान की अपनी किस्मत के आगे लाचारी को दिखाने के लिए। फीवर यानी कमजोरी, इंसान की कमजोरी को दिखाने के लिए प्रयोग किया गया है। अनकाइंडली काइंड है ना, अनकाइंडली काइंड एक अलंकार है। हिंदी में अलंकार होता है क्रूअली काइंड, बहुत ही क्रूरता भरा प्रेम। अनकाइंडली काइंड का मतलब जब वो निर्दयता पूर्वक रो रही थी उस समय इसका प्रयोग किया गया था। तो बोल रहा प्रेमिका का रोना उसके प्यार का सबूत है, यानी उसके दयालुता का प्रतीक है कि अपने हस्बैंड के लिए वो कितना दयालु है, पर वह कवि को तकलीफ दे रहा है। यानी प्रेमिका जो है रो रही है क्योंकि वह कवि से बहुत प्रेम करती है, लेकिन प्रेमिका का वही रोना कवि का दुख का कारण बन रहा है। तो अनकाइंडली काइंड का प्रयोग किया गया है इस अर्थ में कविता में। और डिवाइनिंग हर्ट, डिवाइनिंग हर्ट मतलब होता प्रोफेटिक या इंट्यूसिव हर्ट, यानी पूर्वाभ्यास करने वाला दिल, यानी वह दिल जो आने वाली अनहोनी या बुराई की आशंका करता है, यानी पहले से किसी अनहोनी या किसी बुरे चीज़ के होने की घटना के बारे में प्रिडिक्ट करता है ना, पूर्वानुमान लगाता है, उसके लिए डिवाइनिंग हर्ट यानी पूर्वाभ्यास करने वाला दिल। जब कवि ने समझाया था कि अपने इस पवित्र, अपने स्वर्गीय, अपने इस ईश्वरीय दिल में कुछ भी बुरा मत सोचो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम जो सोच रही हो वो सचमुच में हो जाए। फोर्थ थिंग का मतलब होता है पहले से बुरा सोचना, किसी अशुभ घटना की कल्पना करना। तो ये था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कि 12वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक से लिया गया पहला कविता था। आशा करता हूँ कि आपको यह कविता मैं समझा पाया होगा, और यदि ऐसा ही उदाहरणपूर्ण और सच्चे अर्थ में कविता के भाव को समझना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दिलाने का प्रयास करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। और यदि इस वीडियो पे 1000 व्यू जाता है तो मैं अगले पाठ का वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ जल्द ही लाने का प्रयास करूंगा, और साथ ही साथ इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बोर्ड में पूछा गया जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और इसके समरी को लाने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।